हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। मैंने 3 कंडीशन बताई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए। एक जो पहली कंडीशन थी वो अक्षीय स्थिति के लिए थी, सेकंड नंबर पे निरक्षीय स्थिति के लिए थी, और थर्ड नंबर पे किसी भी पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। तो मैंने अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, वो मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी वीडियोज़ का लिंक दे रखा हूँ प्लेलिस्ट के तौर पर। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि बाइसेक्टर कंडीशन के लिए किस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? ई का मान। किसका मान? ई का। तो आप सभी को पता है ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो आइए निकालते हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरीके से फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे समझो कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचे, तब इसे समद्विभाजक लंब अथवा निरक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखो एक फिगर दिखाया गया है। इस फिगर के माध्यम से हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझ जाएंगे। अगर आप इस फिगर को समझ जाते हैं तो इस फिगर में ही सारा का सारा डेरिवेशन छिपा हुआ है। मान लो आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज है -q और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है +q। इन दोनों चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, वो हम यहाँ पे स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इन दोनों के बीच की दूरी के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे O। एक पॉइंट क्या लेंगे? एक O पॉइंट लेंगे और इसी पॉइंट से हम इन दोनों दूरियों को, दोनों आवेशों को समद्विभाजक लंब खींचेंगे, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक, तो यहाँ से O से लेकर के इस +q के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? a/2। और इस O पॉइंट से लेकर के इस माइनस चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a/2। इतना तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक बात और मैंने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इंडिकेट करता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से लेकर के कहाँ से होती है? प्लस चार्ज की ओर उसकी दिशा होती है। इतनी बात भी क्लियर है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस पॉइंट O से एक मतलब कोई भी दूरी ले लो, R दूरी पर एक हम यहाँ पे पॉइंट P मान ले रहे हैं और इसी पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है निरक्षीय स्थिति पर बाइसेक्टर पे। इसको हम बाइसेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसी पॉइंट P पॉइंट पे हमको किसका मान निकालना है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब हम करेंगे क्या कि हम इस P पॉइंट को -q आवेश और +q आवेश को आपस में मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो एक यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा, और दोनों ही एंगल एक समान होगा। दोनों ही एंगल का मान क्या होगा? थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी एंगल थीटा के कारण यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। वैद्युत क्षेत्र जो भी होंगे इसके दोनों आवेशों के वजह से 2 यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। एक यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से E1 और प्लस चार्ज की वजह से E2 आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे उत्पन्न होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक, यहाँ पे देखो E1 यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे E2 दिखाया गया है। तो E1 जो होगा निगेटिव चार्ज की वजह से होगा और E2 जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात और आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि E1 और E2 के बीच में 2 थीटा का एंगल दिया गया है। थीटा और थीटा एकांतर कोण से हम निकाल सकते हैं
थीटा और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, अगर ये टोटल ए है तो ये आपका हो जाएगा a/2। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप ये डिस्टेंस, आप कर्ण की लंबाई निकाल सकते हो। किस तरीके से, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है आपका a/2 और लंब क्या है r है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, रूट में r² प्लस a² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप a/2 का होल स्क्वायर करोगे तो a² इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे PQ की डिस्टेंस भी आप सभी को पता चल गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब कुछ नहीं करना है, R का मान यही आपका क्या होगा, R का मान होगा। अब आप सभी को पता होगा कि कूलाम के नियम के अनुसार जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। अब हम करेंगे क्या, किसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे, तो बिंदु आवेश -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो E1 का मान होगा 1/4πε0 Q/r²। अब r² का मान कितना हो जाएगा, रूट में r² प्लस a²/4 हो जाएगा। यही आपको बस खाली मान रखना था, ये माना गया ना। अब इसी प्रकार हम E2 का मान निकालेंगे। E2 मतलब प्लस q आवेश के कारण, तो प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा भैया, 1/4πε0 Q/r²। अब r² का मान क्या है, तो r² प्लस a²+4। ठीक, अब यहाँ पे r² मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये कड़ी का चिन्ह हट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आपका साइन हटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी आप यहाँ पे रूट का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे इतना r का मान आ जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, E1 और E2 का मान आ गया ना, तो हम इसी प्रकार हम नेट E1 E2 का मान निकाल लेंगे कि नेट वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हुआ। तो द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति पर बिंदु P पर -q तथा q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 की दिशाएं चित्र में प्रदर्शित की गई है, मैंने बता दी डिटेल में। साथ ही दोनों के मध्य का जो कोण है 2 थीटा दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है आप सभी को। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा E बराबर क्या हो जाएगा, थीटा की वजह से। अब यहाँ पे थीटा की वजह से ये भी मैटर समझ लो, इसको मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा। ये हो जाएगा आपका कास थीटा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, E1 और E2 का जो भी हम यहाँ पे परिणामी लेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक फार्मूला आता है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के नियम के हिसाब से। E बराबर हो जाएगा रूट में E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कास 2 थीटा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वेक्टर फॉर्म में E1 E2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना एंगल है 2 थीटा, तो कास थीटा यहाँ पे हम लेंगे ही। अब यहाँ पे करना क्या है, E1 का मान रख दो, E2 का मान रख दो, E1 का मान रख दो, E2 का मान रख दो। आपके यहाँ पे रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रख दो। E1 का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r²। r² का मान कितना है, r² प्लस a²/4। इसी प्रकार प्लस कर दो कितना, E2 का स्क्वायर कर दो तो 1/4πε0 Q/r² और इसका भी स्क्वायर कर देना है, प्लस 2E1 E2 का मान रख दो और यहाँ पे किससे गुणा कर देना है, कास 2 थीटा से। यहाँ पे देखो कास 2 थीटा से यहाँ पे गुणा किया गया है। अब इसमें करना क्या है, स्क्वायर करके कॉमन लेना है कितना, 1/4πε0 Q/r²। r² का मतलब कि ये पूरा मैं r² बोल रहा हूँ, r² प्लस a²/4। इतना जब इतना कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ भी बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा कितना 2 कास 2 थीटा। अब कास 2 थीटा को मैं तोड़ दूंगा कास 2 थीटा के सूत्र पे कि 2 कास स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा -2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 2, यानी कि 4 कास स्क्वायर थीटा, और 4 कास स्क्वायर थीटा का जब रूट निकालोगे कितना आ जाएगा 2 कास 2 थीटा। इसी प्रकार आप रिजल्टेंट E का मान निकाल सकते हो 1/4πε0 Q/r² प्लस a²/4 2 कास 2 थीटा। अब हम ज्यामिति से क्या करेंगे, इस कास 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे देखो कास थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई,
आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका कितना है a/2 और कर्ण कितना है ये रूट में r² प्लस a²/4। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह पे आप रख दो ज्यामिति से cos थीटा बराबर रख दो, तो a/2 r का मान रख दो इतना, तो कितना हो जाएगा, अब 2 से यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो a/2 r² प्लस a²/4 का होल रूट कर दो, तो यहाँ पे cos थीटा का मान आ जाएगा। ये विशेष कंडीशन है, अतः हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ई का जो मान होगा, ई का जो मान होगा कितना होगा भाई 1/4πε0 q/r², यहाँ पे 2 × a/r यहाँ पे कर दो, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इसका पावर 1 और इसका पावर 2 गुणा करके यहाँ पे रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, ई का मान 1/4πε0 p/, अब इसका यहाँ पे देखो q × a का गुणनफल क्या हो जाता है p, यहाँ पे क्या हो जाएगा r² प्लस a²/4 का पावर 3/2 हो जाएगा। अब यही जो आप ई का जो वैल्यू देख रहे हैं, ई का वैल्यू 1/4πε0 p/r² प्लस a²/4 का होल पावर 3/2, यही आप जो ई का वैल्यू देख रहे हैं यही है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यही हमें प्रूव करना था। अब हम इसकी विशेष कंडीशन देखेंगे कि इसकी विशेष कंडीशन क्या क्या है। तो उपरोक्त चित्र के अनुसार आपने ये देखा कि द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु जो P था, उस P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P से A की ओर होंगी। मैंने बताया था जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो भी डायरेक्शन होती है, वो माइनस चार्ज से लेकर के कहाँ पे होती है, प्लस चार्ज की ओर होती है। किधर की ओर होती है, हमेशा उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर दर्शाई जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और यहाँ पे हम P को डिनोट करेंगे वेक्टर E से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किसे डिनोट करेंगे, वेक्टर E से, और वेक्टर फॉर्म इसे हम अब लिखते हैं 1/4πε0 और P × Q × A के जगह पे हम लिख सकते हैं -P का वेक्टर फॉर्म। ठीक इस प्रकार अब r² प्लस a²/4 का होल पावर 3/2 हो जाएगा। अब किस तरीके से आया मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि E बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। अब इसको यहाँ पे कर सकते हैं -P/r², इसका P का पांग का मान आप लिख सकते हो 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -P और यहाँ पे बटे में हो जाएगा r² प्लस a²/4 का होल पावर 3/2। ये आपका हो गया क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि निरक्ष कंडीशन पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश जो होता है P वेक्टर P के विपरीत प्राप्त होता है। हमने यहाँ पे क्या बता दिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त होगा, यानी कि निगेटिव होगा। और निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि हम आवेश के वजह से होता है, जो Q आवेश और यहाँ पे Q निगेटिव और Q पॉजिटिव आवेश की वजह से होता है। अब यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो भी स्पेशल कंडीशन है, केस है, उसको हम समझ लेते हैं। स्पेशल कंडीशन ये है कि हम ये मान रहे हैं कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों चार्ज हैं, एक निगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है वो मैं बहुत ही छोटा ले रहा हूँ। छोटा लेने का मतलब मैंने बताया था कि जो भी आवेश होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है हमेशा माइक्रोमीटर में या नैनोमीटर में रखी जाती है। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी रेडियस होगा, यानी कि P के और यहाँ पे जो भी आपका चार्ज है, उनके बीच का जो रेडियस होगा, मतलब कि डिस्टेंस होगा, उसके कंपैरिजन में दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि एज R इज स्मॉलर ग्रेटर देन A, मतलब कि बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में R। तब आप ये बोल सकते हो कि A का जो भी टर्म है हम उसको निगलेक्ट मान सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम अगर आप A के सारे टर्म को जब आप छोड़ोगे तो यहाँ पे E का एक नया माना जाएगा। किस तरीके से आएगा, E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे P/r³ आ जाएगा। अब यहाँ पे r²/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे r³ आ जाएगा। अब इसी को 1/4πε0 को हम क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। और कूलाम नियतांक को मैंने बताया था कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इसके जगह पे कैपिटल C रख दो और यहाँ पे कैपिटल C जब रखोगे तो E का नया माना जाएगा, E बराबर Cp/r³। यहाँ पे C क्या है, C का मान है 1/4πε0 और C क्या है आपका, कूलाम नियतांक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे हम नोट देख लेते हैं कि समान दूरियों के लिए अक्ष तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 प्राप्त होता है। मैंने
मतलब कि जब भी मैंने एक्सियल कंडीशन के लिए बताया था तो वहाँ पे 2 CP आया था, 2 CP/R क्यूब आया था एक्सिस के लिए, एक्सियल के लिए। लेकिन अभी मैंने बाइस सेक्टर के लिए जब दे दिया, बाइस सेक्टर के लिए, तो वहाँ पे क्या आ गया, CP/R क्यूब। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्सियल और बाइस सेक्टर के लिए जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो 2:1 के कंडीशन में है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक बार एक्सियल कंडीशन वाला जरूर जा करके देखना, ठीक ना, कि किस तरीके से मैंने प्रूफ कराया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि EH बटा में E निरक्ष बराबर 2/1 या 2:1 किसके कंडीशन के लिए, जब डिस्टेंस समान होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। अब हम इसका सेकंड मेथड से प्रूफ करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर किस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। मैंने इसको बहुत ही छोटा फॉर्म में करा दूंगा, अभी यहाँ पे देख सकते हो, बस खाली ये फिगर समझ लो। सेम फार्मूला फाइंड करेंगे लेकिन मेथड हमारा दूसरा होगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक चार्ज निगेटिव चार्ज ले लिया, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने स्मॉल ए ले लिया। तो यहाँ पे एक बीचों बीच इनके जो भी डिस्टेंस है इनके बीचों बीच यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करूँगा, मैंने जो किया था ओ पॉइंट। अब ओ पॉइंट से लेकर के पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लो या निगेटिव चार्ज क्यू ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस O पॉइंट से कहीं दूर y एक्सिस पे निरक्ष पे हम यहाँ पे r डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P मानेंगे। अब इसी P पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। ठीक, तो आप सभी को पता है कि इसको मैंने r मान ले लिया और इसको यहाँ पे A/2 ले लिया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके इसका कर्ण निकाल सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर निकाल सकते हो। कर्ण का जो फार्मूला होता है, कर्ण बराबर कितना निकाल सकते हो, √r² + a²/4। बहुत ही आसान है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे जो P का पॉइंट है, P पॉइंट पे हम दो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा, E1 और E2। E1 किसके वजह से आएगा, तो -Q चार्ज की वजह से। E2 किसके वजह से आएगा, तो +Q चार्ज की वजह से आएगा, ठीक ना। तो अब इसको हम साइन कन्वेंशन के फॉर्म में इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। इस दोनों E1 और E2 को रिजॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा और नीचे हमारा आ जाएगा E1 sin थीटा। लेकिन एक्स कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में ये हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा और इधर हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पे आप समझो कि किस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालेंगे। तो बिंदु आवेश -Q के वजह से हम वैद्युत क्षेत्र की जो भी तीव्रता निकालेंगे, E1 बराबर क्या हो जाएगा, CQ बटा में r² का मान कितना है, तो पाइथागोरस के प्रमेय सभी मैंने निकाला, r² + a²/4। रूट है तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो बस खाली इतना ही आएगा। अब यहाँ पे C बराबर क्या है, तो भाई 1/4πε0 इतना। और इसी प्रकार बिंदु आवेश -Q के वजह से अब तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे किसके वजह से, +Q के कारण निकालेंगे किस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो कितना आ जाएगा, E2 बराबर CQ बटे में r² + a²/4। और यहाँ भी C क्या है, कूलाम नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट E निकालेंगे, जो कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, E1 और E2 आपस में समान हो जाएंगे। जब E1 और E2 आपस में समान हो जाएंगे तो हम यहाँ पे E नेट निकालेंगे। E नेट मतलब कि कितना यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, या कितनी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होना चाहिए, परिणामी होना चाहिए। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को जोड़ दो आपस में, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा। और मैंने बता दिया है क्या, E1 बराबर E2 रखोगे तो 2E1 या E2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2E cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे E1 बराबर E2 रखोगे तो। अब E1 का मान रख दो, E1 का मान ऊपर से क्या निकाले थे, CQ/r² + a²/4। और यहाँ से आप रख सकते हो किसकी वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू आप रख सकते हो, इंटू यहाँ पर करके a/ क्या हो जाएगा 2 में a² + r²/4। तो यहाँ से E नेट का वैल्यू निकाल सकते हो, CP/r² + a/a²/4 का होल पावर 3/2। और यही मैंने पूरे बहुत बढ़िया से समझाया था कि E नेट की वैल्यू इतनी ही होती है। इतना बात समझ में आ गया ना। तो ये हो गया पूरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो ये जो भी ये टॉपिक है, प्रूफ है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस के माध्यम से हम निकालेंगे द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पे या किसी भी बिंदु पे, आप किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। अभी तक मैंने क्या सिखाया कि आप सभी को एक्सियल कंडीशन पे या तो आप एक्स कंडीशन पे निकाल सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो वाई कंडीशन पे निकाल सकते हो, वाई एक्सिस पे। तो मैंने दोनों निकाल के दिखा दिया। और एक बचा है तीसरा, जो कि लास्ट पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। वो क्या है कि समान बिंदु पे आप किसी भी बिंदु पे, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड निकाल सकते हो, ठीक ना। तो वो हम सीखेंगे अगले वीडियोज़ के माध्यम से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।